Welcome to Portfolio again. Hope you are enjoying. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पर. पैराग्राफ नंबर 66 पर आ जाइए. कम टू पैराग्राफ नंबर 66 ऑन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग. और यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में और आरटीपी में आए हुए हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी है. तो यहाँ से आपको थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या बताऊंगा, लिखवाऊंगा, तो थियरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और बहुत इजी है, बोनस मार्क. सो व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग? एक बार आपने पोर्टफोलियो बना तो लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, चेक करना है कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव थी वो ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है या नहीं. और अगर नहीं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग. ओके, सो वंस अ पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड, पहले तो क्या करना है, पोर्टफोलियो बनाते समय बहुत दिमाग लगाना है. ठीक है, कि कितना इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में जाएगा, कौन से स्टॉक में जाएगा, to maximize the utility for the investor according to your requirement. आप एक अपने लिए पोर्टफोलियो बनाओ and it has to be periodically revised or rebalanced as the share price keeps on changing. अभी लिखना नहीं है, आपकी बुक में मैंने लिख के दिया है कि जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज होगा, कभी कभी मान लो आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट 50-50 हो, लेकिन इक्विटी का प्राइस बढ़ गया तो एक महीने बाद पाओगे कि आपका इक्विटी का वेट 60% हो गया और डेट का वेट 40 है, या फिर 80-20 हो गया. तो अब क्या करेंगे? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, यानी बैक टू आपके ऑब्जेक्टिव पे लेकर आना है एज द शेयर प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग. तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब है पहले पोर्टफोलियो बनाओ, फिर उसको रिव्यू करो और अगर जरूरत पड़े तो उसको रीबैलेंस करो, रीशफल करो. कंसिडर अ पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी. यूजुअली लोगों के पोर्टफोलियो में क्या मिलेगा आपको? डेट एंड इक्विटी. इक्विटी मतलब वेरिएबल रिटर्न, चाहे वो इक्विटी शेयर हो सकता है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जहां पर प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है. और कुछ अमाउंट लोग क्या करते हैं, डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक की एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है. वहां पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ये सेफ माना जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो गया तो एटलीस्ट आपकी जो एफडी या बॉन्ड या डिबेंचर की वैल्यू है वो लगभग उतनी रहेगी, उस पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन इक्विटी की वैल्यू बहुत कम ज्यादा हो सकती है. जैसा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं, कुछ शेयर जिसकी प्राइस 400 रुपए थी 40 पर आ जाता है वो. ठीक है, और रिलायंस का शेयर प्राइस आपने देखा 950-60 रुपए से लेकर सीधा 2050 तक पहुंच गया, 2100 तक पहुंच गया. तो इक्विटी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आपका वेट्स जो है, जो आप इनिशियली अलोकेट करते हैं, वो हिल जाता है. तो इक्विटी पोर्शन इज कंसिडर्ड टू बी एग्रेसिव. इक्विटी को हम बोलेंगे एग्रेसिव. कुछ कुछ क्वेश्चन में भी एग्रेसिव वर्ड यूज किया हुआ है, मतलब वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम ज्यादा हो सकता है और बहुत वेरिएशन हो सकता है. वाइल डेट पोर्शन इज कंसिडर्ड टू बी डिफेंसिव. डेट में भी वेरिएशन होता है, बट डेट में वेरिएशन कम होता है. अगर आपने एफडी में 1 लाख रुपए लगाया, 1 साल के बाद अगर बैंक ने कहा 6,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल के बाद आपको 1,06,000 रुपए मिलने वाला है. राइट. ऑफ कोर्स अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, रिस्क चेंज हो रहा है कंपनी का, तो बॉन्ड की प्राइस भी थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है. लेकिन अगर आप रिलेटिवली देखें तो इक्विटी का वेरिएशन बहुत हो सकता है कंपेयर टू डेट का वेरिएशन, इसलिए हम डेट को बोलेंगे डिफेंसिव. एक अच्छा इन्वेस्टर या अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो में दोनों को रखता है, थोड़ा अमाउंट डेट, थोड़ा इक्विटी. अब ये प्रोपोर्शन क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर टू पोर्टफोलियो मैनेजर वेरी करता है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, आपकी एज क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, ओके, एटसेट्रा. व्हाट इज रीबैलेंसिंग? अब आपको एक लाइन में लिखने दूंगा
लिखो, बहुत देर से लिखने की इच्छा हो रही थी ना, लिखो। रीबैलेंसिंग इन्वॉल्व्स periodically buying or selling assets in a portfolio to maintain an original or desired level of asset allocation or risk. To maintain an original or desired level of asset allocation or risk. Rebalancing involves periodically buying or selling assets in a portfolio to maintain an original or desired level of asset allocation or risk. ठीक है, यानी अगर मान लो एक पॉलिसी है कि आप 50% डेट और 50% इक्विटी में रखना चाहते हैं, तो एक पीरियड के बाद, वो पीरियड आप डिसाइड करेंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, अगर वो रेशियो मेंटेन नहीं है तो आप कुछ स्टॉक बेचेंगे और कुछ डेट में इन्वेस्ट करेंगे या वाइस वर्सा करेंगे, ताकि आपका जो डिजायर्ड एलोकेशन है वो मेंटेन रहे। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ओके, एक लाइन और लिखना है। अगर क्वेश्चन आ गया राइट अ नोट ऑन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो इस तरह से थियरी लिखनी है। द इन्वेस्टर में देन डिसाइड, रीबैलेंसिंग का मतलब क्या करना है, द इन्वेस्टर में देन डिसाइड to sell some stocks, the investor may then decide to sell some stock and buy bonds to get the portfolio back to the original target allocation, to get the portfolio back to the original target allocation. To get the portfolio back to the original target allocation, right? अगर एक बार उसका ये बैलेंस बिगड़ गया तो उसको रीबैलेंस करना है, तो या तो आप शेयर बेचकर बॉन्ड खरीदोगे या बॉन्ड बेचकर शेयर खरीदोगे, ताकि आपका ओरिजिनल एलोकेशन या ओरिजिनल जो रिस्क टारगेट है वो अचीव हो जाए। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अभी नीचे है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के टेक्निक्स क्या क्या हैं। So there are 3 techniques of portfolio revision या रीबैलेंसिंग। जो सबसे इजी है, जिस पे क्वेश्चन आने के बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है, वो है बाय एंड होल्ड पॉलिसी। एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दूंगा पैराग्राफ 67, 68, 69 में, तो एक मिनट रुक जाते हैं। बाय एंड होल्ड पॉलिसी, दूसरा है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी, और तीसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, CPPI, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। तो इसमें जो सबसे इजी थियरी है वो है बाय एंड होल्ड पॉलिसी की। बाय एंड होल्ड, खरीदो और उसके बाद उस स्टॉक को या उस पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो। बीच बीच में अगर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को वैसे ही होल्ड करके रखना है। शेयर प्राइस के बढ़ने या घटने से आप अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। इस पॉलिसी का एडवांटेज क्या है कि आपको बार बार डे टू डे बेसिस पे मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करना है। गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और इसका एक और भी एडवांटेज है कि आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम होता है, क्योंकि एक बार आपने बाई कर दिया तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बाई सेल बाई सेल बाई सेल किया, उसमें क्या होता है कि आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट कई बार लगते हैं। So this policy is against any sort of rebalancing। वैसे तो हम पोर्टफोलियो बैलेंसिंग टेक्निक सीख रहे हैं, लेकिन बाय एंड होल्ड पॉलिसी से कहता है बार बार रीबैलेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एंड इट बिलीव्स दैट मार्केट्स आर एफिशिएंट। मार्केट एफिशिएंट है, यानी मार्केट में जो प्राइस है ऑलरेडी एफिशिएंटली डिटरमाइंड है, और आप कब बाई करना है और कब सेल करना है इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ द मार्केट, एंड सच मार्केट टाइमिंग इज नॉट पॉसिबल। मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एफिशिएंट है। मार्केट टाइमिंग का मतलब है कि आप लोअर प्राइस पे बाई कर लो और हायर प्राइस पे सेल कर दो। ठीक है, आपने नाम सुना होगा वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे ने भी कहा है टाइम इन द मार्केट
is more important than timing the market. Time in the market is more important than timing the market. मार्केट में कितने समय आप रहते हो वो ज्यादा जरूरी है, न कि कब आप बाई और कब आप सेल करते हो। तो वॉरेन बफे जो दुनिया के 5th या 6th रिचेस्ट पर्सन हैं, अगर वो ये पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यानी कि आप बार बार मार्केट को मत देखो, एक अच्छा स्टॉक, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो। ठीक है, इसका एक और एडवांटेज क्या है, टू सेव ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बार बार बाई सेल करेंगे तो आपको, जैसा आप जानते हैं, ब्रोकरेज लगता है, कमीशन लगता है, एसटीटी लग सकता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, इट इज बेस्ट टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो एंड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म। ये पॉलिसी का क्या कहना है, एक अच्छा ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाओ, उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा, बार बार मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट इज ऑलरेडी एफिशिएंट, टाइमिंग ऑफ द मार्केट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में कुछ बॉन्ड्स और कुछ शेयर्स ले लेंगे और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। अब मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू का क्या होगा, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जैसे जैसे शेयर की प्राइस बढ़ेगी वैसे बढ़ेगा और जैसे शेयर की प्राइस घटेगी वैसे घटेगा। तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू का एक टाइम लाइन में लाइन ड्रॉ करूं तो इट विल गिव मी अ लीनियर पे ऑफ। जैसे जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर की वैल्यू घटेगी पोर्टफोलियो का वैल्यू घटेगा। तो अभी आपके पास एक डायग्राम ड्रॉ करने का मौका आया है, नीचे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्पेस फॉर ड्राइंग डायग्राम। तो दो लाइन ड्रॉ करना, पहले वाई एक्सिस में लिखना पे ऑफ और एक्स एक्सिस में लिखना है स्टॉक मार्केट लेवल, स्टॉक मार्केट लेवल। और एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा राइजिंग अपवर्ड। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, जरा सोच के बताना। हम यहां जीरो से क्यों स्टार्ट नहीं किया, तो ये पोर्शन हमारा बॉन्ड का है। यानी सपोज हमने 5 लाख बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो शेयर की प्राइस अगर जीरो भी हो गई तो आपको बॉन्ड का 5 लाख तो मिलेगा ही ना। इसलिए ये जितना अमाउंट आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे वहां से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे फिर आपकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा। ओके, जैसे जैसे शेयर की प्राइस बढ़ेगी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है। इसको बोलते हैं पे ऑफ डायग्राम फॉर बाय एंड होल्ड पॉलिसी। अगर एग्जाम में नोट आ गया राइट अ नोट ऑन बाय एंड होल्ड पॉलिसी, तो आपको जो मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिए, जो नॉलेज दिया, वो लिखना है प्लस डायग्राम, प्लस डायग्राम। तो इन तीनों पॉलिसीज में आपको नोट्स प्लस डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हो तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो थियरी क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है, राइट अ नोट ऑन बाय एंड होल्ड पॉलिसी। हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाने लायक जो कुछ है नहीं। पोर्टफोलियो के वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ शेयर प्लस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर प्लस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ शेयर विल बी नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जिस पे क्वेश्चन आ सकता है वो बाकी के दो पॉलिसी है, एक है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी और एक है सीपीपीआई। कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी पैरा 68, पहले तो उसको टिक करो थियरी क्वेश्चन। ये अपने आप में 4 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी, तो आपको लिखना इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट रेशियो प्लान। कांस्टेंट रेशियो प्लान ऑलरेडी हमने बीच में जब पोर्टफोलियो थियरीज पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं। कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी और कांस्टेंट रेशियो प्लान का मतलब है कि आप डेट और इक्विटी में एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और अगर वो रेशियो बिगड़ गया तो आप वापस उसको रीबैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखना कि एक इन्वेस्टर है, उसके पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी है और 40% डेट है। तो ये इन्वेस्टर क्या चाहता है कि मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का रेशियो 60:40 रहे, और जब ये रेशियो बिगड़ेगा तो आपको वापस उसको रीबैलेंस करके 60:40 में लेकर आना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। तो यूजुअली डेट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी अनलेस क्वेश्चन में दिया हो
इक्विटी की वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है। बढ़ेगी तो इक्विटी का वेट बढ़ जाएगा, इक्विटी बेचकर डेट में इन्वेस्ट करना, और इक्विटी की वैल्यू अगर घट गई तो आपको डेट बेचकर इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, वही यहां पर लिखा हुआ है, इफ द शेयर प्राइस राइजेस, शेयर प्राइस राइज होगा तो किसका वेट बढ़ जाएगा, इक्विटी का। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी सेल करेंगे और बॉन्ड बाई करेंगे। अगर शेयर प्राइस घट गया तो क्या होगा, इक्विटी का वेट घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी का वेट बढ़ाने के लिए इक्विटी बाई करेंगे और बॉन्ड्स सेल करेंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी का एक डिसएडवांटेज समझो। अगर मान लो मार्केट अप 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 हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, आप इक्विटी बेचेंगे और डेट बाई करेंगे, तो मार्केट, योर पोर्टफोलियो विल अंडर परफॉर्म, क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में आप इक्विटी बेचकर डेट खरीद रहे हैं। ठीक है, और घटते हुए मार्केट में और ज्यादा रिस्की है। घटते हुए मार्केट में क्या होगा, जरा सुनना, इक्विटी घट रहा है और आप इक्विटी बाई कर रहे हो, फिर इक्विटी घट रहा है और इक्विटी बाई कर रहे हो, फिर इक्विटी घट रहा है और इक्विटी बाई कर रहे हो। ऐसा आएगा एक दिन कि आपका सारा इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी जीरो और बच जाएगा सिर्फ बॉन्ड। नहीं, बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इक्विटी बाई कर रहे हो, बॉन्ड बेच रहे हो, तो बॉन्ड भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इक्विटी भी खत्म हो रहा है। ऐसा कब होगा, जब मार्केट लगातार गिर रहा है। सोचो जरा, मार्केट लगातार गिरा तो इक्विटी का वेट घट गया, आपने बॉन्ड बेचकर डेट खरीदा, तो बॉन्ड भी घट रहा है ना, फिर अगले राउंड में फिर इक्विटी की वैल्यू घट गई, फिर आपने जो बॉन्ड था उसको बेच के इक्विटी खरीदा, फिर तीसरे राउंड में इक्विटी की वैल्यू घट गई, फिर बॉन्ड बेच के इक्विटी। तो एक दिन ऐसा आएगा ना आपके हाथ में इक्विटी रहेगा ना बॉन्ड रहेगा। इसलिए अगला लाइन क्या कहता है, इट हैज नो फ्लोर, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू घटते घटते जीरो तक पहुंच सकती है। कब होगा लेकिन ऐसा, जब मार्केट लगातार गिर रहा है, लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक गिर रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत घट जाएगी, थियोरेटिकली जीरो पे जा सकती है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, बट थियोरेटिकली अगर मार्केट लगातार बढ़ रहा है तो आप अंडर परफॉर्म करोगे, लगातार घट रहा है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू घटते जाएगी और जीरो तक पहुंच सकती है। इसलिए हम कहते हैं इसका कोई फ्लोर वैल्यू नहीं होता, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होता, एंड पोर्टफोलियो वैल्यू कैन बी जीरो। इट हैज अ कॉनकेव पे ऑफ एज शोन बिलो। तो जरा एक डायग्राम ड्रॉ करना, अगर वहां जगह नहीं है तो नोटबुक में लिख लेना, कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। नोटबुक निकालो, हेडिंग लिखो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, नोटबुक में लिखना, शायद वहां जगह नहीं है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, और उसके बाद लिखना कांस्टेंट रेशियो प्लान और कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। कांस्टेंट रेशियो प्लान और कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी लिखा। अब नीचे लिखना पे ऑफ डायग्राम, पे ऑफ डायग्राम। एग्जाम में इतने सारे नोट्स और उसके नीचे एक डायग्राम, डायग्राम का शेप क्या लिखा इन्होंने, कॉनकेव डायग्राम। ओके, कॉनकेव मतलब ये अंदर की तरफ झुकेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ड्रॉ करते रहो, सुनते रहो। वाई एक्सिस पे ऑफ, एक्स एक्सिस पे स्टॉक मार्केट लेवल। अगर मार्केट लगातार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जीरो हो जाए। इसलिए ये जो है ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड बेचकर शेयर खरीद रहे हैं, तो बॉन्ड भी धीरे धीरे घटते जा रहा है और शेयर की वैल्यू घट रही तो वो भी घटता जा रहा है। इसलिए जीरो से स्टार्ट हुआ और शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी, बट जो एक्सेलरेशन है, जो इसके बढ़ने का जो स्पीड है वो घटता जाएगा, बढ़ेगा घटते हुए स्पीड से। द एक्सेलरेटर विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सेलरेटर कम हो रहा है तो मेरी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो बढ़ने की स्पीड कम होती जाएगी, इसलिए लाइन थोड़ा इधर नीचे की ओर झुक रहा है। स्ट्रेट लाइन होता वो एकदम जैसे जैसे मार्केट बढ़ता ये भी ऊपर जाता। ठीक है, अब आप सोचो कि ये डिक्रीजिंग स्पीड में क्यों है, क्योंकि आप जब मार्केट प्राइस बढ़ता है तो इक्विटी बेचकर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बढ़ते हुए मार्केट का पूरी तरह से फायदा नहीं उठाते हैं। इसलिए इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट,
इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू पोर्टफोलियो बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ने का जो स्पीड है दैट विल बी एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब मैं आपको ना कांस्टेंट मिक्स पे दो प्रॉब्लम करवाऊंगा। एक क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 71, और इसको बुक में ही सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर रेडी रखना, काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन से आपको कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी भी समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने क्लाइंट के लिए भी। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक स्कीम होता है बैलेंस्ड फंड, HDFC बैलेंस्ड फंड। क्या करते हैं वो एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं कि हम करीब 70% इक्विटी में और 30% डेट में इन्वेस्ट करेंगे, और पीरियोडिकली वो क्या करते हैं उसको रीबैलेंस करके वापस 70 और 30 में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लगभग 70 और 30 का उनका रेशियो चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। तो ये प्रैक्टिकली भी होता है, गुड फॉर दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव टाइम टू मॉनिटर देयर पोर्टफोलियो ऑन अ डेली बेसिस। तो वो क्या कर सकते हैं, ये पॉलिसी फॉलो करेंगे, साल में 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार ऐसा कोई डेट डिसाइड करो, पोर्टफोलियो रिव्यू करो, और अगर रेशियो बिगड़ गया है तो वापस उस रेशियो पे लेकर आना है, राइट। लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल क्वेश्चन नंबर 71। अ पर्सन हैज ₹1 लाख टू इन्वेस्ट। तो कहानी की शुरुआत एक अच्छे नंबर से हो रही है, 1 लाख रुपए। ही डिसाइड्स टू यूज कांस्टेंट मिक्स स्ट्रेटेजी ऑफ 1:1। तो डे 1 में क्या करेगा ये व्यक्ति, डे 1 में 50,000 इक्विटी और 50,000 डेट में इन्वेस्ट करेगा, 50,000 in equity and 50,000 in debt. Initially the share price is ₹500. नंबर ऑफ शेयर्स पे भी ट्रैकिंग करनी है। 1 लाख का आधा तो आपने 50,000 रुपए शेयर में इन्वेस्ट किया, और एक शेयर की प्राइस है 500 रुपए, तो 50,000 डिवाइड बाई 500 करो जरा, यानी डे 1 में आप 100 शेयर खरीदेंगे, 100 शेयर, विल बाय 100 शेयर्स। ठीक है, तो डे 1 में हम क्या करेंगे, 100 शेयर बाई करेंगे और 50,000 रुपए के बॉन्ड्स खरीदेंगे। रीबैलेंसिंग इज डन व्हेन शेयर प्राइस चेंजेस बाय 5% फ्रॉम द प्रीवियस रीबैलेंसिंग पॉइंट। अब ये शेयर होल्डर कहता है कि मैं रीबैलेंस तभी करूंगा जब 5% से ज्यादा या 5% से कम शेयर की प्राइस चेंज होगी। तो प्लस माइनस 5% के रेंज में अगर शेयर प्राइस चेंज हो रहा है तो मैं रीबैलेंस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि रीबैलेंस करेंगे, लेकिन कम से कम प्राइस जो है वो 5% चेंज हो, आइदर पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। कहां से चेक करना आपको, फ्रॉम द प्रीवियस रीबैलेंसिंग पॉइंट, यानी आखिरी बार जब आपने रीबैलेंस किया था वहां से अब अगर प्राइस 5% या उससे ज्यादा चेंज हुई तो हम रीबैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि प्राइस 500 है, अगले दिन प्राइस 510 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ, 2% का, क्या हम रीबैलेंस करेंगे? नहीं। अगले दिन प्राइस 520 हो गया, क्या हम रीबैलेंस करेंगे? नहीं, 4% चेंज हुआ। लेकिन मान लो 530 हो गया, तो क्या हम रीबैलेंस करेंगे? हाँ, क्योंकि अभी प्राइस 6% चेंज हो गया है। ठीक है, और इधर भी हो सकता है वो 490 हुआ तो रीबैलेंस नहीं करना है, 480 हुआ तो भी रीबैलेंस नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी 4% ही चेंज हुआ है। लेकिन अगर 470 हो गया मान लो तो रीबैलेंस करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस 6% चेंज हो गया है। ठीक है, तो प्लस या माइनस साइड में आपको चेक करना, पिछली बार से लेकर अभी बार में क्या 5 या उससे ज्यादा का प्राइस चेंज हुआ है, अगर हाँ तो रीबैलेंस करना, नहीं तो मत करना। ये कंडीशन ध्यान में रखना है। इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि वो आपको टेस्ट करे कि आप अलर्ट है कि नहीं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं। कई बार इन्वेस्टर सोचेगा अभी छोटे मोटे चेंज के लिए क्यों बार बार रीबैलेंस करना, तो उसने अपना रेंज फिक्स किया 5%। एग्जाम में 10% भी दिया जा सकता, कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। कुछ भी नहीं दिया जाए तो फिर तो आपको हर बार रीबैलेंस करना होगा अगर शेयर प्राइस चेंज होती है तो। अब देखिए क्या दिया है, ऑन सब्सिक्वेंट डेज द शेयर प्राइस हैपेंस टू बी 518, 537, 507। ठीक है, अब देखना, पहले 500 था, 500 से 518 हो गया,
जरा मुझे चेंज इन परसेंटेज बताओ कितना हुआ। एक डिस्कशन हम अभी कर लेते हैं। 518 माइनस 5 डिवाइड बाई 500 इक्वल टू इंटू 100, तो ये 3.6% आया। क्या हम रीबैलेंस करेंगे अगले दिन? नहीं करेंगे। फिर 535 हो गया। तो जब मैंने 518 के दिन रीबैलेंस नहीं किया तो उसको भूल जाओ आप। पहली बार हमने पोर्टफोलियो बनाया था जब प्राइस 500 थी, 518 में मैंने कोई रीबैलेंस नहीं किया, तो उसको नहीं देखना है। 535 को किससे कंपेयर करेंगे? 535 को हम ओरिजिनल 500 से कंपेयर करेंगे। माइनस 535 का चेंज हुआ, डिवाइड बाई 500 करो, तो करीब 7% का चेंज हुआ है। तो 535 पे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होगा। अब हम 535 पे एक बार अगर रीबैलेंस कर चुके हैं तो अगली बार ये बेस हो जाएगा चेक करने के लिए। 507 पे आके देखते हैं। 535 माइनस 507, 28 रुपए का चेंज हुआ, डिवाइड बाई 535 करना, इक्वल टू इंटू 100, वो करीब ये 5.23% का चेंज हुआ है। तो यहाँ पर भी रीबैलेंस करना होगा हमें। 518 पे नहीं करेंगे। एक नंबर इसलिए जानबूझकर दिया गया कि यहाँ पे नहीं करना है, और ये नंबर पे प्राइस बढ़ रहा है, यानी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको शेयर बेचकर बॉन्ड खरीदना होगा। और यहाँ पे शेयर की प्राइस घट रही है तो शेयर का वेट घट जाएगा। यहाँ पर आपको शेयर खरीदना होगा और बॉन्ड बेचने होंगे। तो आपको एग्जाम में बताना है कि कितने रुपए के शेयर खरीदने और बेचने होंगे, कितने रुपए के बॉन्ड खरीदने और बेचने होंगे इन दोनों पॉइंट्स पे, राइट। शो द रीबैलेंसिंग, शो द रीबैलेंसिंग। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल की हेडिंग है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी सॉल्यूशन। तो वहां पे हेडिंग लिख दो कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। डे, शेयर प्राइस, शेयर, बॉन्ड्स, रेशियो ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, एक्शन, एक्शन क्या लेंगे वो आपको लिखना, बाई शेयर, सेल शेयर, एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड यानी कि शेयर्स आपके पास कितने हैं, क्योंकि जब शेयर की प्राइस चेंज होगी तो शेयर की वैल्यू निकालने के लिए नंबर इनटू प्राइस करना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं उसको ट्रैक करना है। लास्ट कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ताकि जब प्राइस चेंज हो तो शेयर की वैल्यू हम निकाल सकें। तो पहला लाइन बहुत इजी है, उसको हम बोलेंगे डे जीरो। आज डे जीरो में हमने क्या किया, हमने 50,000 रुपीज शेयर्स में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे लिखो 50,000 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। आज शेयर की प्राइस 500 है, रेशियो 1:1 है, ये 1:1, और आज हमने 100 शेयर बाई किया है, बाई 100 शेयर्स, और आज मेरे पास 100 शेयर्स हैं। एक बार फिर से जीरो, आज डे जीरो है। आज शेयर की प्राइस 500, शेयर और बॉन्ड में 1 लाख को हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया, 50-50, रेशियो 1:1। 50,000 रुपए के शेयर परचेस किए आपने, और जब शेयर प्राइस 500 है तो 100 शेयर बाई करना होगा, और आज आपके पास 100 शेयर से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप लिखना डे वन। डे वन में शेयर की प्राइस हो गई 518, 518। तो नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास 100 इंटू 518, 51,800। शेयर की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 518, 51,800। बॉन्ड की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ तो हम सेम कंटिन्यू करेंगे 50,000, ओके। तो अब हमारा जो रेशियो है वो 1.036 हो गया, शेयर और बॉन्ड के बीच का रेशियो 1.036। तो अभी भी ये 5% से अंदर ही है, तो हमें रीबैलेंसिंग नहीं करना, इसलिए एक्शन कॉलम को हमने ब्लैंक रखा है, नो एक्शन, ओके। तो फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका जो वेरिएशन हुआ है शेयर में वो 5% से कम हुआ है, इसलिए उसको उस दिन को हम रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे। डे टू में आपका शेयर की प्राइस प्रीवियस रीबैलेंसिंग 500 के मुकाबले 535 यानी 7% चेंज हुआ है, तो उस दिन हम रीबैलेंसिंग करेंगे। जिस दिन आपको रीबैलेंसिंग करना है उस दिन हम 2 लाइन लिखेंगे। एक लाइन लिखेंगे बिफोर रीबैलेंसिंग क्या स्टेटस है,
और अगली लाइन में रीबैलेंसिंग के बाद क्या स्टेटस है। तो पहले लिखना डे 2 शेयर की प्राइस हो गई 535। ओके, ये बिफोर रीबैलेंसिंग का स्टेटस है। शेयर की वैल्यू 53,500 है। कैसे आया 53,500? 100 इंटू 535, 100 इंटू 535, ये बॉन्ड 50,000, तो आपका रेशियो आएगा 1.07। जैसे ही आपको लगा ये 5% से ऊपर चला गया, 1.05 या उससे अबव, अगर लोअर साइड में 0.95 या उससे और नीचे, तो मतलब रीबैलेंसिंग करना होगा। ये रेशियो 0.95 से लेकर 1.05 के बीच में है तो रीबैलेंसिंग नहीं करना है, उसके बाहर है तो रीबैलेंसिंग करना है। अब अगला जो लाइन है वो आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करेगा। अपने कैलकुलेटर पे ये 53,500 और ये 50,000 का टोटल करो। 53,500 प्लस 50,000 इक्वल टू 1,03,500 हो गया। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी हमें अभी दोनों में वापस इक्वल लाना पड़ेगा। 51,750, 51,750, इन दोनों को आधा करो। 51,750, 51,750 आ गया। अभी कितने शेयर की वैल्यू? 53,500। सो 53,500 माइनस 51,750 किया तो 1,750 आपको कम करना पड़ेगा। शेयर आपको 1,750 से कम करना पड़ेगा। यू हैव टू रिड्यूस शेयर बाय 1,750। शेयर की प्राइस आज कितनी चल रही है? 535। तो आपको शेयर की प्राइस को 535 से डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचने होंगे वो निकल गया। 3.27 आ रहा है कैलकुलेटर में। एक बार वापस पूरा रिवाइज करते हैं। हमारे ये जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है इस वक्त 1,03,500 है। उसको 2 से डिवाइड करके दोनों को 51,750, 51,750 लिख दो। शेयर की प्राइस तो अभी उतनी है 535। अब एक कैलकुलेशन जो स्टूडेंट कभी कभी गलती कर देता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचने होंगे। 53,500 माइनस 51,750, ये हो गया अमाउंट। डिवाइड करेंगे आज की प्राइस से 535। यहां पे गलती स्टूडेंट क्या करता है? 500 से डिवाइड कर देता। 500 तो गया 2 दिन पहले। आज क्या प्राइस है? 535। तो बेचोगे तो कितना मिलेगा? 535। 535 से डिवाइड करो। अब यहां पर आंसर आ रहा 3.27। अब यहां पर हम 2 तरह से आंसर लिख सकते हैं। एक, सिर्फ 3 लिखो क्योंकि शेयर्स को इंडिया में फ्रैक्शन में आप नहीं बेच सकते। बहुत सारी कंट्री में शेयर्स को फ्रैक्शन में बेच नहीं सकते हैं, राइट। या फिर आप उसको 2 डिजिट तक लिख दो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के कुछ आंसर्स में 2 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। तो फिलहाल आप इस बात को भूल जाओ कि शेयर को हम फ्रैक्शन में नहीं बेच सकते। 2 डिजिट तक आप लिखो और सॉल्व करो तो ये आ गया 96.73। 96.73 कैसे आया? 100 शेयर्स पहले था, 3.27 आपने बेचा, तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स बचेंगे 96.73। तो अगली बार जब कैलकुलेशन करोगे टोटल शेयर की वैल्यू निकालने के लिए तो 96.73 इंटू शेयर प्राइस करना, ठीक है। इसलिए ये हम नंबर्स का कंट्रोल रखते हैं लास्ट कॉलम में, ताकि जब शेयर प्राइस चेंज हो तो आप शेयर की वैल्यू निकाल सके। यहां तक सबको समझ में आ गया। और हम डे 3 में जाएंगे। डे 3 में भी जैसा हमने डिसाइड किया है कि हम रीबैलेंसिंग करेंगे। जब आपको रीबैलेंसिंग करना होगा तो 2 लाइन लिखनी है। पहली लाइन विदाउट रीबैलेंसिंग क्या स्टेटस है, और दूसरी लाइन में रीबैलेंसिंग करने के बाद क्या स्टेटस है, राइट। तो अभी 507 रुपया हो गया तीसरे दिन प्राइस। तो हमारे शेयर की वैल्यू हो जाएगी 507 इंटू 96.73 नंबर ऑफ शेयर। चेक करना कैलकुलेटर पे, 507 इंटू 96.73 इक्वल टू, तो आप देखेंगे आपके कैलकुलेटर पे 49042.11 आ रहा है। यहां पर आप राउंड ऑफ कर सकते क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, ठीक है। रेट को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन टोटल वैल्यू को आप चाहो तो यहां पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। बॉन्ड की वैल्यू अभी ये वाली यहां पे लेनी है। यहां पर गलती क्या करेंगे, कुछ बच्चा 50 फिर से लिख देता। अरे भाई दुनिया आगे बढ़ गई है, 2 दिन आगे बढ़ चुके हैं। अभी बॉन्ड में पिछले दिन 51,750 रुपए थे, तो आज भी उतना ही होगा ना। 50 कहां से आया? अब इसका टोटल करना,
पहले रेशियो निकाल लेना। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 0.95 के लगभग आ रहा है, ठीक है, यानी 5% का चेंज हो गया। जैसे आपने पाया कि 5% या उससे ज्यादा चेंज हुआ तो रीबैलेंसिंग करना होगा। तो ये दोनों को टोटल करो और 2 से डिवाइड करो, प्लस 51,750 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, यानी अभी आपके पोर्टफोलियो में शेयर हो जाएगा 50396.06, 50396.06, ठीक है। आप चाहो तो राउंड ऑफ करके 9696 लिख सकते हो, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में वैसे भी बहुत सारी चीजें करने को है जीवन में। अब मेरा सवाल आपसे होगा कि आज हम कितना शेयर बाई करेंगे। मैंने पिछले कई बैचेस में देखा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है। हमारे पास जो इक्विटी है उसकी वैल्यू है 49,042.11 और मुझे उसको बढ़ाकर करना है 50,396.06। तो मुझे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा और उसको 507 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है आपके लिए, 50,396.06 माइनस 49042.11, ये अमाउंट चाहिए और प्राइस शेयर का 507 है, 507 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बाई 2.67 शेयर। देखना जरा, बाई 2.67 शेयर। बाई करने के बाद एक और काम करना है। पिछले दिन आपके पास 96.73 शेयर्स हैं, उसमें आपने इसको ऐड कर दिया तो अब आपके पास हो जाएंगे 99.40, अब आपके पास हो जाएंगे 99.40 शेयर। ये क्वेश्चन बस इतना ही था, इसका इतना ही आंसर होगा। इतना लिख दिए तो हो सकता है 4 या 5 मार्क का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। इज इट राइट? आराम से देखो, सोचो, समझो, क्वेरी हो तो पूछो। अब एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी आरटीपी में आया था, जो हमारी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 115। कुछ 8-10 पेजेस आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन 115 दिखेगा। सेल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मैं क्लास में करवाता हूं। प्रॉब्लम नंबर 115, सोर्सेस का आरटीपी, मई 2010। कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज टपक पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत बहुत इजी है, बस टाइम बहुत लगेगा क्योंकि इस बार इतने सारे मंथ दिए हुए हैं। मिस सुनिधि is working with an MNC at Mumbai. MNC, multinational company. She is well versed with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on an equity fund. Equity fund यानी म्यूचुअल फंड है, she has constructed, and compare the gain and losses from the techniques with those from a passive buy and hold strategy. The fund consists of equities only and the ending NAVs of the funds she constructed for the last 10 months are given below. तो यहाँ पर आपको NAV ऑफ म्यूचुअल फंड दिया गया है। जैसे शेयर की प्राइस रोज चेंज होती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड की प्राइस भी चेंज होती है। म्यूचुअल फंड के रेट को हम बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। ओके, म्यूचुअल फंड का जो रेट होता है वो NAV पर यूनिट में कोट किया जाता है। तो दिसंबर 2008 यहां से शुरुआत होगी और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका पूरा एग्जाम का जो 3 घंटे में से 1 घंटा इसमें ही चला जाएगा आपका। ठीक है, आपसे सिर्फ मेहनत करवाएंगे, वो करना बार बार वही है। Assume Sunidhi had invested a notional amount of ₹2 lakh equally in equity fund and a conservative portfolio of bonds in the beginning of December 2008, and the total portfolio was being rebalanced each time, यहाँ पे देखना, अंडरलाइन करना, was rebalanced each time the NAV of the fund increased or decreased by 15%. तो सुनिधि के पास क्या टाइम ज्यादा है नहीं, उसने कहा कि 15% प्लस माइनस
होने के बाद ही मैं पोर्टफोलियो को रिवाइज करूंगी, राइट। पिछले क्वेश्चन में 5 दिया था, अभी 15 दे दिया है। ये इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितने परसेंटेज चेंज होने के बाद रिवाइज करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर ईच लेवल ऑफ एनएवी फॉलोइंग द कांस्टेंट रेशियो प्लान। ओके, तो कांस्टेंट रेशियो प्लान से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हालांकि ऊपर ये भी दिया गया है कि शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट विद दोज फ्रॉम अ पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। तो हम क्या करेंगे, हर एक रेट पे पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी का वैल्यू भी निकालेंगे। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो रेट दिया गया है उस रेट से हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको कुछ रीबैलेंस नहीं करना बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में। तो 2 टेबल बनाने की जगह एक ही टेबल में आपका काम हो जाएगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम में ऐड करूंगा अभी, वैल्यू अंडर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। ओके, इस क्वेश्चन को हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। नोटबुक में पहले मैं आपको 1-2 लाइन लिखवा दूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा तो करीब 8 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का आ सकता है। ओके, हो सकता है एग्जाम में इतने महीने नहीं दिए जाएंगे आपको, सिर्फ 4-5 महीने दिए जाएंगे, और उसमें ही आपके नॉलेज की टेस्टिंग हो जाएगी। लिखना एक नोट, इन द कांस्टेंट रेशियो प्लान, क्वेश्चन नंबर 115, पेज नंबर लिख दो, बाद में अपनी नोटबुक से रिवाइज करना। इन द कांस्टेंट रेशियो प्लान, in the constant ratio plan, we have to rebalance the portfolio. We have to rebalance the portfolio to restore the original mix. To restore the original mix, that is 1:1. To restore the original mix, that is 1:1. We have to compare the result of constant ratio plan with buy and hold policy. We have to compare the result of constant ratio plan with buy and hold policy. Buy and hold policy के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो वैल्यू है बस उसको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखना, it is assumed that the entire amount is invested. It is assumed that the entire amount is invested in equity. It is assumed that the entire amount is invested in equity in the case of buy and hold policy. अब ये क्वेश्चन में बाई एंड होल्ड पॉलिसी में कितना परसेंटेज डेट है और कितना इक्विटी नहीं दिया हुआ। कांस्टेंट रेशियो प्लान के लिए दिया हुआ है, लेकिन बाय एंड होल्ड पॉलिसी के लिए नहीं दिया हुआ है। तो हम अज्यूम करेंगे कि बाय एंड होल्ड पॉलिसी में 100% जो अमाउंट है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, आप अजम्पशन चेंज कर सकते हैं। अगर अज्यूम ही करना है तो फिर 1 या 2 अजम्पशन हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना, जो कि आपको पता ही है, फिर भी लिख लो, द बाय एंड होल्ड पॉलिसी डज नॉट रिक्वायर रीबैलेंसिंग। द बाय एंड होल्ड पॉलिसी डज नॉट रिक्वायर रीबैलेंसिंग। द बाय एंड होल्ड पॉलिसी डज नॉट रिक्वायर रीबैलेंसिंग। तो एक बार जो आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया बस वही रहेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज होगी। इस केस में जैसे जैसे एनएवी चेंज होगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपका एक बाई एंड होल्ड पॉलिसी का भी प्रॉब्लम आ गया। तो चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे नोटबुक में। 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं यहाँ पे। ओके, प्रैक्टिस करने से ये आराम से फॉर्मेट आप भी बना सकते हैं। हमें इक्विटी की वैल्यू चाहिए, बॉन्ड की वैल्यू चाहिए, टोटल चाहिए, एक्शन चाहिए, वापस रिवाइज नंबर ऑफ इक्विटी की चाहिए, और एक लास्ट कॉलम में बाय एंड होल्ड चाहिए। लिखो, एक बड़ा सा टेबल, पूरा 1 पेज लग जाएगा आपका। ठीक है, 1 पेज ड्रॉ करके रखना, और स्केल यूज करना। बहुत सारे कॉलम्स हैं। पहला लिखो मंथ, क्योंकि क्वेश्चन में मंथ लिखा हुआ है। फिर लिखना एनएवी, क्वेश्चन में एनएवी लिखा हुआ है। शेयर प्राइस लिखा रहेगा तो आप शेयर प्राइस लिखना। फिर लिखना
इक्विटी और एग्रेसिव, इक्विटी और एग्रेसिव, फिर लिखना कंजर्वेटिव और बॉन्ड, टोटल, टोटल, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर ईच रीबैलेंसिंग, इसलिए मैंने एक टोटल कॉलम भी डाल दिया। फिर एक्शन लिखेंगे, एक्शन में कितने शेयर्स बाई या सेल करेंगे, और अगर बाई या सेल करेंगे शेयर को या यूनिट्स को, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड यहां पर चेंज होता रहेगा। और इस लास्ट कॉलम में हम बाई एंड होल्ड पॉलिसी में पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी वो लिखेंगे। आज दिसंबर में एनएवी है 40 रुपया और आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 2 लाख है, जिसको स्टार्ट में आप आधा आधा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बाद में जब 15% या उससे ज्यादा चेंज होगा तो आप पोर्टफोलियो रिवाइज करेंगे अंडर कांस्टेंट रेशियो प्लान। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। एक बार जो क्वांटिटी हमने खरीद ली वो क्वांटिटी पूरे आंसर में कांस्टेंट रहेगी, इस लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ जो एनएवी दिया उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, एक पेज ड्रॉ कर लिया आपने, एक फुल पेज ड्रॉ करके रख लो, और फिर लिखना दिसंबर। दिसंबर में नैव है 40 और हमने डिसाइड किया कि यह 2 लाख रुपए को 50-50 के रेशियो में हम अपोर्शन करेंगे। तो 1 लाख इक्विटी, 1 लाख डेट। अगर आपको कांस्टेंट रेशियो प्लान में क्वांटिटी निकालनी है तो 1 लाख डिवाइड बाई 40 करो। 1 लाख डिवाइड बाई 40 तो आपको 2500 यूनिट्स बाई करने पड़ेंगे कांस्टेंट रेशियो प्लान में। नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड अंडर कांस्टेंट रेशियो प्लान 2500। लास्ट वाला कॉलम है बाय एंड होल्ड इक्विटी। हमने क्या एक अजम्पशन लिखा है कि पूरे का पूरा 2 लाख रुपया आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। एक एनएवी की यूनिट की वैल्यू 40 रुपए है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 40 बाय एंड होल्ड पॉलिसी में आपके पास 5000 यूनिट होंगे। और ध्यान रखना ये 5000 यूनिट हमारे पूरे आंसर में कांस्टेंट रहने वाले हैं, सिर्फ एनएवी चेंज होगा, उससे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अभी अगला डेट क्या दिया हुआ इसने, जनवरी 25। पहले तो देखो कि क्या ये नैव 15% या उससे ज्यादा चेंज हुआ है। 40 से 25 हो गया, तो आपके ये जो इक्विटी है इसकी वैल्यू हो गई है 2500 इंटू 25। लिखो यहाँ पे 62,500। बॉन्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 लाख, टोटल 162,500। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में 5000 यूनिट इंटू 25, तो ये पॉलिसी में अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू सीधे धड़ाम से गिरकर हो गई है 1,25,000। अब मुझे बताओ कि अगर 40 से 25 हो गया, 40 से 25 तो 15 का डिफरेंस आया। 15 डिवाइड बाई 40 करता हूं, अरे ये तो बहुत चेंज हो गया, 37.5% चेंज हो गया। मतलब आज हमें रीबैलेंस करना पड़ेगा, आज हमें रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, ये 162,500 को 2 से डिवाइड किया। तो जिस दिन रीबैलेंस करना होगा उस दिन 2 लाइन लिखना है। ठीक है, अब ये जनवरी 25, 162,500 को आधा आधा कर दो, 81,250, 81,250, टोटल 162,500। 62,500 से बढ़ाकर आपको 81,250 करना है। 62,500 से बढ़ाकर 81,250 करना है, तो दोनों का पहले डिफरेंस निकालो, 81,250 माइनस 62,500। और आज का एनएवी कितना है, 25 डिवाइड बाई 25, तो आज आपको 750 यूनिट बाई करने पड़ेंगे। कांस्टेंट रेशियो प्लान में आपको 750 यूनिट बाई करने पड़ेंगे। तो अब आपके पास कितने यूनिट हो जाएंगे, 2500 प्लस 750, 3250 यूनिट्स अब आपके पास हो जाएंगे। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में बस इसी को वापस रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रीबैलेंस नहीं करना है। इज इट राइट? अब चलते हैं जनवरी। जनवरी में रेट कितना दिया हुआ है, सॉरी फरवरी में रेट 36 है। तो मुझे देखना है चेंज कितना हुआ, 25 से 36 हो गया,
तो 11 रुपए का चेंज हुआ, डिवाइड बाय 25, ओके। तो ये काफी बड़ा चेंज है, 44% से चेंज हो गया है, रेशियो बिगड़ गया आपका। तो अभी हम इसको रीबैलेंस करेंगे फरवरी में भी। लिखो यहाँ पे 36 इंटू कितनी क्वांटिटी है मेरे पास यहाँ पे 3250। जरा 36 इंटू 3250 करना तो यहाँ पे 1,17,000 आ गया। 36 इंटू 3250, बॉन्ड उतना ही रहेगा 81,250, टोटल 198,250, नंबर ऑफ यूनिट सेल्ड 3250। लेकिन द लास्ट कॉलम जो बाय एंड होल्ड है उसमें 5000 यूनिट है, 5000 इंटू 36 लिखना है यहाँ पे, 5000 इंटू 36, 1,80,000। क्या आप रीबैलेंस करेंगे? हाँ, क्योंकि आपका चेंज 15% से ज्यादा है। इस टोटल को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फरवरी में वापस लाइन को रिपीट करना है आपको, क्योंकि रीबैलेंस हो रहा है। रीबैलेंस वाले दिन आपको 2 लाइनें लिखनी है, एक बिफोर रीबैलेंसिंग का स्टेटस और एक आफ्टर रीबैलेंसिंग का स्टेटस। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, अभी हो गया 99,125, टोटल 198,250। अब आपको इक्विटी को घटाना है और बॉन्ड को बढ़ाना है। तो इक्विटी 117,000 माइनस 99,125 करो, माइनस 99,125 करो, और 17,875 आ रहा है, डिवाइड बाय आज का नैव 36। तो आप देखना आपके कैलकुलेटर में 496.53 यूनिट्स आएंगे। हमें इक्विटी को बेचना होगा तो लिखेंगे सेल। म्यूचुअल फंड के यूनिट जो है ना वो फ्रैक्शन में भी बिकते हैं, तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स तो फ्रैक्शन में वैसे भी मार्केट में बिकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब आपके पास 3250 था, उसमें से आपने 496.53 यूनिट्स बेच दिए हैं। तो अब आपके पास क्या बचा? 2753.47 यूनिट्स बचेगा आपके पास, 2753.47। और बाय एंड होल्ड पॉलिसी में आपका वैल्यू वही रहेगा, इसमें कुछ रीबैलेंसिंग नहीं करना है। ठीक है, फरवरी हो गया। अब उसी तरह मार्च पे चलते हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मार्च में 32, पहले तो देखो कि 36 से 32 हो गया, 36 से 32 हो गया है, तो क्या होगा? अभी 4 रुपए का फर्क आया, 4 डिवाइड बाई 36, ये कुछ 11.11% चेंज हो रहा है। क्या हम रीबैलेंस करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा जो चेंज है वो 15% से कम है, इसलिए एक ही लाइन, मार्च के लिए एक ही लाइन, सिर्फ कंप्लीट करना है इस लाइन को। मार्च लिखो, नैव 32 के रेट से आपको वैल्यू करनी है। कितने यूनिट आपके पास? 2753.47। टाइप करो 2753.47 इंटू आज रेट है 32 इक्वल टू, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 32 करना, तो आपके पास आंसर आएगा ये 88,111। इज इट राइट? 88,111। और बॉन्ड की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी पहले थी, 99,125। टोटल करना 187,236। लेकिन हम कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि जो चेंज है वो 15% से कम है, इसलिए यहां पे मैंने लिखा नो एक्शन। नो एक्शन का कारण है लेस देन 15% चेंज। तो नंबर ऑफ यूनिट्स उतने ही रहेंगे कांस्टेंट रेशियो प्लान में। और बाय एंड होल्ड पॉलिसी में यहां पे लिखना 5,000 इंटू 32, 5,000 इंटू 32, 1,60,000। 1 लाइन ब्लैंक, एक लाइन ब्लैंक छोड़ो, उसके बाद लिखो अप्रैल। अप्रैल में 38 रुपीज हो गया है, तो जरा मुझे पहले चेक करने दो कि चेंज कितने का हुआ। 38 माइनस 32, 6 रुपए का चेंज हुआ। 6 डिवाइड बाई 32, तो कुछ 18.75% चेंज हो रहा है। इसका मतलब मुझे रीबैलेंस करना होगा। अप्रैल में 2 लाइन लिखी जाएंगी, पहली लाइन विदाउट रीबैलेंसिंग, दूसरी लाइन विथ रीबैलेंसिंग। लिखो अप्रैल 38। अभी इक्विटी की वैल्यू निकाल लो। नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड
2753.7.47 इंटू 38 इक्वल टू, तो आपको मिलेंगे 104632। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स में ना आ जाए। सिर्फ क्वांटिटी को मैं, यूनिट्स को मैं डेसिमल्स में लिख रहा हूं, वैल्यूज को इस बार मैं डेसिमल में नहीं लिख रहा हूं। बॉन्ड की वैल्यू उतनी रहेगी 99125, टोटल करना 203757। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में लिखना 5000 इंटू 38, 5000 इंटू 38। अभी हम रीबैलेंसिंग करेंगे। टोटल को 2 से डिवाइड करो, इस टोटल को 2 से डिवाइड करके यहां लिख देना। अप्रैल 38, टोटल को 2 से डिवाइड किया 1,01,879, 1,01,878, ताकि टोटल मैच हो जाए। अब आपको जरा इक्विटी को देखना है। इक्विटी 1,04,632 है, उसको घटाकर 1,01,000, ये कितना है 879, तो हमें बेचना होगा। कैलकुलेटर पे 1,04,632 लो, माइनस 1,01,879 डिवाइडेड बाई 38 इक्वल टू, कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा 72.45, तो यहां पर हम लिखेंगे सेल 72.45 यूनिट्स। अब आपको रिवाइज नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। वापस टाइप करो 2753.47 माइनस 72.45 इक्वल टू, तो अब आपके पास बच गए 2681.02 यूनिट्स। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में वही फिगर कंटिन्यू करना है क्योंकि हम उसको रीबैलेंस नहीं करेंगे। अब अप्रैल के बाद आप आ जाओ मई के मंथ में। मई के मंथ में रेट हो गया 37, 38 से 37 मतलब 1 रुपए का चेंज हुआ। 1 डिवाइड बाई 38 करेंगे तो 2.63% आ रहा है। क्या हम रीबैलेंस करेंगे? नहीं, तो सिर्फ वैल्यू निकालो और आगे बढ़ो। अभी आपके पास कितने यूनिट हैं? 2681.02 टाइप करते हैं, 2681.02, ठीक है, इनटू रेट हो गया 37, मल्टीप्लाई करो, राउंड ऑफ करके लिख दो 99198। बॉन्ड की वैल्यू उतनी होगी 1,01,878। टोटल करना 2,01,076। यहां पर लिखेंगे नो एक्शन, नो एक्शन, क्योंकि बहुत ही कम चेंज हुआ, 15% से बहुत कम है। जो यूनिट था वो उतना ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे बाय एंड होल्ड पॉलिसी में 5,000 इंटू 37 लिखना, 5,000 इंटू 37, 1,85,000। अब आ जाते हैं जून पे। 37 से लेकर 42 हो गया है, तो 5 रुपए का चेंज हुआ, डिवाइड बाई 37, ये कुछ 13.51% है। क्या हम रीबैलेंस करेंगे? नहीं, यहां पर भी रीबैलेंस नहीं होगा, एक लाइन में काम हो जाएगा। 42 हो गया। अब इसकी वैल्यू करना है आपको। 42 इंटू क्वांटिटी कितनी है? 2681.02, 2681.02 से मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू राउंड ऑफ 112,603। बॉन्ड उतना ही है 101,878। टोटल 214481। नो एक्शन, सेम क्वांटिटी। ये बाय एंड होल्ड पॉलिसी का आंसर चेंज होगा, ये हो जाएगा 42 इंटू 5,000। चेक करना 42 इंटू 5,000 कितना होता है? 2,10,000। उसके बाद है जुलाई। जुलाई में रेट हो गया 43, सिर्फ 1 रुपए का चेंज हुआ है, तो ये तो 15% से बहुत कम चेंज होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 1/42 करेंगे तो बस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो रीबैलेंसिंग नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ इक्विटी फंड्स विल चेंज। एक बार कैलकुलेटर पे 43 इंटू करना, कितनी क्वांटिटी है? 2681.02 इक्वल टू, तो ये आ गया राउंड ऑफ करने के बाद 115284। बॉन्ड अभी भी उतना ही है 1,01,878। टोटल 2,17,162। नो एक्शन, सेम क्वांटिटी। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में 5,000 इंटू 43 लिखना,
5000 इंटू 43 जुलाई हो गया। अब चलते हैं अगस्त। अगस्त में कुछ एक्शन होगा। 43 से 50 हो गया है, 7 रुपए का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 43 इक्वल टू 16.27%। तो ये रीबैलेंसिंग वाला डेट है। 2 लाइन लिखेंगे। पहली लाइन बिफोर रीबैलेंसिंग का स्टेटस, उसके एक नीचे लिखेंगे आफ्टर रीबैलेंसिंग का स्टेटस। रेडी विथ मी, स्टार्ट। 50 इंटू 2681.02 राउंड ऑफ करके लिखना 134051। बॉन्ड लिखना 1,01,878। दोनों का टोटल लिखना 235,929। ठीक है। और लास्ट कॉलम में 5,000 इंटू 50, 5,000 इंटू 50 2,50,000। लेकिन अभी हमें रीबैलेंसिंग करना है, तो ये जो टोटल है इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना अगस्त रेट 50, इस टोटल को 2 से डिवाइड करना 1,17,965, सेम फिगर 1,17,964 जस्ट टू मैच द टोटल आ गया। अब इन दोनों को देखना 134,051 है और आपने उसको घटाना है, तो कैलकुलेटर पे कितना घटाना है 134,051 माइनस 117,965 इक्वल टू 16,086। इतने अमाउंट से आपको इक्विटी फंड घटाना है, डिवाइड बाय 50 करना है, तो कितने यूनिट बेचना है वो निकल जाएगा। तो आपके कैलकुलेटर पे ये दिख रहा होगा 321.72 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल 321.72 यूनिट्स। अभी आपके पास 2681.0 था, माइनस करो 2681.02 माइनस 321.72, तो आपके कैलकुलेटर पे ये दिख रहा है 2359.3 यूनिट्स। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में वही रहेगा फिगर 2,50,000। अब एक लास्ट लाइन सितंबर, काफी मेहनत लगी लेकिन हो गया। 50 से 52 हुआ है, 2 रुपए का डिफरेंस डिवाइड बाय 50, सिर्फ 4% का चेंज हुआ। रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे, बस एक लाइन, लेकिन वैल्यू चेंज होगी। कैलकुलेटर पे 52 टाइप करना इनटू क्वांटिटी 2359.30 इक्वल टू, तो ये राउंड ऑफ कर देना 122,684। बॉन्ड की वैल्यू इसको कंटिन्यू करेंगे 117,964, टोटल करेंगे 240,648, राउंड ऑफ कर दिया हमने। एक्शन वाले कॉलम में नो एक्शन क्योंकि 15% से कम है, तो अभी मेरी क्वांटिटी उतनी रहेगी 2359.30। एंड बाय एंड होल्ड पॉलिसी में लिखना यहाँ पे 5,000 इंटू 52, 5,000 इंटू 52, 5,000 इंटू 52 2,60,000। तो अल्टीमेटली कौन जीता इस खेल में? बाय एंड होल्ड पॉलिसी का अमाउंट ये कांस्टेंट रेशियो प्लान से ज्यादा है, राइट। तो एक नीचे नोट लिखकर कंक्लूड करेंगे। नोट एंडिंग वैल्यू ऑफ, क्योंकि उनका कंपैरिजन करने के लिए पूछा गया था और कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है वो पूछा गया था। एंडिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेशियो प्लान इज ₹246.48. Ending value of constant ratio plan is ₹240,648, and buy and hold strategy is ₹2,60,000. Buy and hold strategy is ₹2,60,000. Next line, buy and hold strategy has outperformed in this case. Outperform मतलब better performance. Outperform मतलब better performance. तो किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा? बाय एंड होल्ड पॉलिसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा।
वैसे कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बाय एंड होल्ड में आपने पूरा इक्विटी में डाल रखा था, जबकि कांस्टेंट रेशियो प्लान में आधा इक्विटी आधा डेट से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये था कांस्टेंट रेशियो प्लान पे एक आरटीपी का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में भी कैसे करना वो भी हमने देख लिया। तो दो प्लान अब तक हो चुके हैं, दो स्ट्रेटजी, एक है बाय एंड होल्ड, एक कांस्टेंट मिक्स। एक तीसरा पॉलिसी है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, जिसका नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, CPPI। ओके, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, राइट। तो ये पॉलिसी जो है वो कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी की अपोजिट है। इस पॉलिसी में हम क्या करेंगे, जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो हम बाय करेंगे, और जब शेयर प्राइस घटेगा तो हम सेल करेंगे। तो है ना बिल्कुल अपोजिट। कांस्टेंट मिक्स में हम क्या करते हैं, जब प्राइस शेयर का घटता है तब हम बाय करते हैं, और जब बढ़ता है तो हम बेचते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में देखो म्यूचुअल फंड वाले में, जब जब NAV बढ़ रहा था आपने बेचा, बट ये पॉलिसी में अपोजिट होता है। ओके, अंडर दिस स्ट्रेटजी व्हेन शेयर प्राइस राइजेस द सिग्नल वुड बी टू बाय एडिशनल इक्विटी, एंड व्हेन द शेयर प्राइस विल फॉल द सिग्नल वुड बी टू सेल इक्विटी। तो ये पॉलिसी जो है इसमें बढ़ते हुए मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो शेयर खरीदेंगे, और अगर शेयर प्राइस घट रहा है तो शेयर बेचेंगे। तो दिस पॉलिसी इज अपोजिट ऑफ कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। इसका नाम में इंश्योरेंस वर्ड क्यों छुपा हुआ है जरा समझो। ओके, यहां पर भी हम एक रेशियो मेंटेन करते हैं, लेकिन एक इंश्योरेंस भी है। द इन्वेस्टर सिलेक्ट्स अ फ्लोर वैल्यू। इन्वेस्टर बोलता है कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैं 1 लाख अगर मेरे पास है तो मुझे लॉस भी हो तो कम से कम 70,000 होने चाहिए, 70 के नीचे मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो वो अपना एक फ्लोर सेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पोर्टफोलियो पॉलिसी में एक इंश्योरेंस वर्ड भी ऐड कर रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इससे ज्यादा रिस्क मैं उठाऊं, इससे ज्यादा लॉस मुझे हो। बिलो विच द पोर्टफोलियो वैल्यू इज नॉट अलाउड टू फॉल, बिलो विच द पोर्टफोलियो वैल्यू इज नॉट अलाउड टू फॉल, ठीक है। एक जरा समझना, ये आपके पास 1 लाख रुपीज है, और आपने एक फ्लोर सेट किया 70,000। इस डिफरेंस को हम बोलेंगे कुशन, कि कुशन कितने का 30,000, 30,000 तक का लॉस मैं उठा सकता हूं, ठीक है। लेकिन 70 के नीचे मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 70 तक रहे, कम से कम 70 मिले, उसके ऊपर तो अच्छी बात है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लोर वैल्यू। और ये जो 1 लाख है ये आपकी एसेट की वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो, इसको हम बोलेंगे एसेट वैल्यू या पोर्टफोलियो वैल्यू। और इस डिफरेंस को हम बोलेंगे कुशन। तो हम इस 30,000 के साथ खेल सकते हैं, इतना हम रिस्क लेंगे और उतना हम इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में, लेकिन थोड़ा ज्यादा करेंगे। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ बच्चे इमीडिएटली सोचेंगे कि इसका मतलब है कि आप 70,000 बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे और 30,000 इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन ये पॉलिसी कहती है कि नहीं, हम 70,000 बॉन्ड और 30,000 इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, जरूरी नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन एसेट वैल्यू एंड फ्लोर वैल्यू इज कॉल्ड कुशन। मतलब उतना हम रिस्क ले सकते हैं, उतने हमारे पास मार्जिन है खेलने के लिए। CPPI डिसीजन रूल इज, अब देखना, इज टू सिंपली कीप द एक्सपोजर टू शेयर्स। शेयर में कितना इन्वेस्ट करेंगे, अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कुशन, कुशन इनटू मल्टीपल। कुशन 30,000 है, मल्टीपल मान लो 1.5 है, तो हम शेयर में 30,000 इंटू 1.5 इन्वेस्ट करेंगे। अगर मान लो मल्टीपल 2 है तो हम 30,000 इंटू 2 60,000 इन्वेस्ट करेंगे, राइट। पहले मैं आपको थोड़ी और बातें बता दूं, फिर देखना काफी मजेदार है ये। टू मेक दिस स्ट्रेटेजी ऑपरेशनल वी विल यूज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपके जीवन में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया,
सीपीपीआई में इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना होता है? अंडर सीपीपीआई इक्विटी इज इक्वल टू एम इंटू ए माइनस एफ। सर एम क्या होता है, ए क्या होता है, एफ क्या होता है? तो ई का मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एम का मतलब मल्टीप्लायर। आपकी बुक में नोट लिखा हुआ है मल्टीप्लायर, लेकिन अब मैंने कुछ और लाइन आपसे लिखवाना है ताकि आप भी जागे मैं भी जागू। लिखो M मीन्स मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मल्टीप्लायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे? सपोज इस एग्जांपल में मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख माइनस फ्लोर 70,000 का है, 1 लाख माइनस 70,000 30,000 का मेरे पास क्वेश्चन है। तो मैं इक्विटी में 30,000 इंटू 1 करूंगा 30,000, या ज्यादा भी कर सकता हूं। अगर मल्टीप्लायर 1 से ज्यादा है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट बोलेगा अगर इक्विटी में आपने ज्यादा किया इसका मतलब बॉन्ड में कम किया। कहीं आपकी इक्विटी की वैल्यू 0 हो गई तो आपको तो बहुत नुकसान होगा, फ्लोर के नीचे चले जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा आप सोच रहे हैं। जैसे मेरे पास 1 लाख है, ठीक है, ये 1 लाख है और मैंने 70,000 का फ्लोर डिसाइड किया है और मल्टीप्लायर 2 डिसाइड किया है सपोज, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगी 60,000। तो बॉन्ड में कितने की इन्वेस्टमेंट होगी? बॉन्ड में होगी इन्वेस्टमेंट 40,000 की। 1 लाख आपके पास टोटल है, आपने पहले इक्विटी को कैलकुलेट किया कि इक्विटी में कितना जाएगा। इक्विटी में जाएगा 30,000 इंटू 2 60,000, तो बॉन्ड में 40 ही जाएगा ना। तो यहाँ पर एक मन में सवाल उठता है कि फिर मेरा फ्लोर 70,000 का क्या मतलब हुआ? कहीं को अगर इक्विटी की वैल्यू 0 हो गई तो मैं तो फ्लोर के नीचे चला जाऊंगा, मैं तो धरती के अंदर चला जाऊंगा, ओके, पाताल लोक में चला जाऊंगा। क्या इक्विटी की वैल्यू 60,000 से 0 हो सकती है? इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाईली इम्पॉसिबल है, ओके, हाई डिग्री ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शेयर की वैल्यू एक दिन में 100% घट जाए, कुछ दिनों में 100% घटे तभी तो 0 होगा ना। वो हमें पता है इक्विटी की वैल्यू घट सकती है, 5-10% घटेगी, 20% घटेगी, लेकिन एक दिन में 50% 100% थोड़ी घट जाता है। और कई सारे शेयर में तो स्टॉक मार्केट में वो सर्किट भी लगा देते हैं कि अगर वैल्यू किसी दिन 20% से ज्यादा चेंज होती है तो उस दिन उसकी ट्रेडिंग बंद। उसको बोलते हैं सर्किट, यानी कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज अप एंड डाउन होने पे शेयर की ट्रेडिंग रोक देते हैं। तो आपको ही पता है कि शेयर की वैल्यू मेरी घटेगी, लेकिन एक बार में इतना नहीं घटेगी कि वो 0 हो जाए, थोड़ा घटेगी, तब तक मैं वापस नेक्स्ट डे अपना पोजीशन चेंज कर दूंगा, पोर्टफोलियो चेंज कर दूंगा, राइट। तो जिनको लिखना है वैसे बच्चे लिखेंगे मल्टीप्लायर शुड बी ग्रेटर देन 1। प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैनॉट गो डाउन टू 0। प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैनॉट गो डाउन टू 0। घटेगा, चलो ठीक है, मान लो 60,000 से घट के ये 60,000 का 50,000 हो गया, तब भी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 + 40 90 तो होगी। मान लो 60 का घट के 40 हो गया, तभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 40 + 40 80 तो होगी, तभी फ्लोर से ज्यादा है। और वर्ष के सिनारियो में 60 से घट के 30 हो गया, 50% वाइप आउट हो गया एक दिन में, तब भी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 और 40 70 तो है, राइट। इसीलिए थोड़ा आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैन नॉट गो डाउन टू 0। इट वोंट बी वाइज टू इन्वेस्ट, it won't be wise to invest, it won't be wise to invest entire amount in bond. It won't be wise to invest entire amount in bond. We may invest an amount, we may invest an amount less than floor in bond. We may invest एन अमाउंट लेस देन फ्लोर इन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं फ्लोर 70,000 का है, लेकिन बॉन्ड में आपने 40,000 इन्वेस्ट किया है। एंड इन्वेस्ट एन अमाउंट मोर देन ए माइनस एफ
मोर देन करो इसको, मोर देन ए माइनस एफ इन इक्विटी। ए माइनस एफ 30,000 है यहाँ पे, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया 60,000। तो ये थ्योरी कहती है कि जरूरी नहीं कि आपको जितना आपका फ्लोर है उतना ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी की वैल्यू एकदम घट के जीरो तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तब भी आपका फ्लोर जो है वो मेंटेन रहेगा। जो आपको एक मिनिमम चाहिए था कि मुझे इतना हो, कम से कम उतना आपको मिल जाएगा। जिन्होंने लिख लिया आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ए का मतलब है टोटल एसेट। टोटल एसेट का मतलब बॉन्ड वैल्यू प्लस इक्विटी वैल्यू। टोटल एसेट मतलब ब्रैकेट में इक्विटी वैल्यू प्लस बॉन्ड वैल्यू, और एक एफ लिखना फ्लोर। फ्लोर लिखा हुआ है, फ्लोर का मीनिंग लिखना मिनिमम अमाउंट दैट अ फ्लोर कैन फॉल टू। मिनिमम अमाउंट दैट पोर्टफोलियो वैल्यू कैन फॉल टू लिख दो। मिनिमम अमाउंट दैट पोर्टफोलियो वैल्यू कैन फॉल टू। मिनिमम अमाउंट दैट अ पोर्टफोलियो वैल्यू कैन फॉल टू, कितना हम उसको गिरने दे सकते हैं, कितना लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं। फ्लोर का मतलब है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। एक और मीनिंग लिखना, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू द इन्वेस्टर रिक्वायर्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू द इन्वेस्टर रिक्वायर्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो। ये फ्लोर कौन डिसाइड करता है? इन्वेस्टर खुद ही डिसाइड करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसको एक मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए अपने पोर्टफोलियो से, कितना लॉस वो बेयर कर सकता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी यू विल डिसाइड द फ्लोर, और फ्लोर के हिसाब से आपका आगे इक्विटी और बॉन्ड का कैलकुलेशन होगा। राइट, लिख लिया सबने? इट इज अज्यूम्ड दैट, ये लाइन लिखी हुई है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये एक हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। अंडरलाइन किया हुआ है, इट इज अज्यूम्ड दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एज वेल एज फ्लोर विल इंक्रीज एट द रेट RF। अब इस थ्योरी में एक अजम्पशन है कि जो बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अगर मुझे मान लो 6 महीने के बाद पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है, हर 6 महीने बाद, तो जो मैंने अगर 30,000 रुपए बॉन्ड में इन्वेस्ट किए तो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 30,000 थोड़ी रहेगी, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट भी हम ऐड करेंगे। उसी तरह फ्लोर की वैल्यू हम कांस्टेंट नहीं रखने वाले हैं, फ्लोर वाला अमाउंट भी हम हर पीरियड में बढ़ाएंगे, कितने से? एट द रेट RF। अगर हमारा फ्लोर हमने 70,000 रुपए सेट किया है तो अगले रीबैलेंसिंग पीरियड में फ्लोर की वैल्यू को भी 70,000 प्लस इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड, ठीक है। तो फ्लोर और बॉन्ड की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे एट द रेट RF। फ्लोर की वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा फ्लोर की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। अब यहां पर ध्यान रखना कि अगर मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस केस में फ्लोर और बॉन्ड की वैल्यू को हमें वही अमाउंट अगले राउंड में कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है तो बॉन्ड और फ्लोर की वैल्यू को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले रीबैलेंसिंग पीरियड के दिन, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो अभी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो बॉन्ड की वैल्यू पिछले राउंड में थी वही अगले रीबैलेंसिंग डेट के दिन आप कैरी फॉरवर्ड करना। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो बॉन्ड और फ्लोर दोनों को हम इंटरेस्ट रेट से उतना बढ़ा देंगे। राइट, एक पहले तो हम रफ एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ उसको समझते हैं और उसके बाद फिर हम इस पॉलिसी पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम अ पोर्टफोलियो ऑफ ₹100। ये सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए कि ये थियरी कैसे काम करती है। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपने फ्लोर डिसाइड किया 75 रुपए और मल्टीप्लायर आपने डिसाइड किया है 2, यानी क्वेश्चन का 2 टाइम्स हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो डे 1 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डे 0 या डे 1 जिसको हम बोलते हैं, आज इनिशियल डे के दिन आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना होगा और बॉन्ड कितना होगा, तो निकालना।
पहले क्वेश्चन निकालो, 100 माइनस 75 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 50 रुपया जाएगा इक्विटी में। टोटल आपके पास है 100 रुपया, 100 में 50 गया इक्विटी में। अब मेरा अगला सवाल है बॉन्ड में कितना होगा इन्वेस्टमेंट, 50। तो पहले दिन में 50 रुपया बॉन्ड में और 50 रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। अब क्या हुआ, अगले रीबैलेंसिंग डेट के दिन स्टॉक की वैल्यू 10% से गिर गई, स्टॉक प्राइस फॉल्स बाय 10%। अब क्या होगा, 50 रुपए का स्टॉक माइनस 10% करो, अभी हो गया 45, बॉन्ड है 50 का, बॉन्ड है 50 का, तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई अभी 45 प्लस 50 95। आज मैं वापस रीबैलेंसिंग करूंगा, कैसे, फिर से मैं क्वेश्चन निकालूंगा। क्वेश्चन कितने का है बोलो, 95 माइनस 75। अब 20 रुपए का क्वेश्चन है, 20 इंटू 2, 40 रुपया मैं शेयर में रखना चाहता हूं, लेकिन शेयर की वैल्यू है अभी 45। तो मार्केट गिरा 50 से 45, यानी मार्केट गिरा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं शेयर बेच रहा हूं, 5 रुपए का शेयर बेच रहा हूं। तो गिरते हुए मार्केट में आप शेयर बेच रहे हैं, ओके, तो आपका आंसर होगा कि हम 5 रुपए के शेयर को बेचेंगे और उसको हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर मान लो क्वेश्चन में दिया रहता कि शेयर प्राइस 10% से बढ़ गई, तो क्या होता, शेयर की वैल्यू हो जाती 55 प्लस बॉन्ड 50, 105 में से 75 कम करो, मेरे पास 30 रुपए का क्वेश्चन है, इंटू 2 60 हो जाता। इक्विटी में 60 चाहिए हमें, है 55, तो हम 5 रुपए का इक्विटी बाय करते हैं। मतलब बढ़ते हुए मार्केट में आप शेयर परचेस कर रहे हो, ठीक है। तो इस पॉलिसी से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब मार्केट प्राइस घटेगा आप सेल करोगे, जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा आप बाई करोगे, राइट। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे नोटबुक में। तो नोटबुक में एक हेडिंग लिखना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। एग्जाम में थियरी क्वेश्चन भी आएगा, टिक करना, थियरी क्वेश्चन वहां पे लिख कर रखो लेफ्ट में, थियरी। राइट अ नोट ऑन सीपीपीआई स्ट्रैटेजी। अगर ऐसा आया तो क्या करेंगे, राइट अ नोट ऑन सीपीपीआई स्ट्रैटेजी। तो ये सब सारा लिखना प्लस डायग्राम। दिस स्ट्रैटेजी हैज द हाईएस्ट फ्लोर एंड अ कॉन्वेक्स पे ऑफ। हाईएस्ट फ्लोर बिकॉज फ्लोर कौन डिसाइड करता है, इन्वेस्टर मान लो 70,000 डिसाइड करता है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हो जाएगा फ्लोर से, क्योंकि हम इंश्योर करते हैं कि पोर्टफोलियो की वैल्यू उसके नीचे ना जाए। और इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। पोर्टफोलियो की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन जो बढ़ने का जो स्पीड होगा वो भी हाइयर होगा। यानी 1 रुपए से बढ़ा तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कुछ परसेंट से बढ़ेगी, फिर 2 रुपए से बढ़ा कुछ परसेंट से बढ़ेगी, लेकिन जो इंक्रीज इन परसेंटेज होगा वो हाइयर एंड हाइयर होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ रहा है हम और एंड और शेयर खरीदते जा रहे हैं, शेयर शेयर शेयर, बाई बाई बाई। तो बढ़ते हुए मार्केट में आप बाई करोगे तो आपका वैल्यू बढ़ता 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 जाएगा, ठीक है। इसलिए देखोगे तो इसका जो बढ़ने का स्पीड है वो हाई है। लाइन ठीक से ड्रॉ करना। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। और इसके पहले जो आपने देखा था कॉनकेव, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो जो रेट ऑफ चेंज है वो यहां पर जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी वो रेट ऑफ चेंज बढ़ता जाएगा। पिछले वाले डायग्राम में कॉनकेव में जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा वो जो रेट ऑफ बढ़ने का जो रेट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि वहां पर हम सेल करते हैं। पिछले पॉलिसी में आपने सेल किया, यहाँ पर आप बाई कर रहे हैं। जो आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है, जो नया खरीदा उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। नोटबुक में मैं आपको 7 स्टेप लिखवाऊंगा कि सीपीपीआई का प्रॉब्लम आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा होंगे। आप एक के नीचे एक लिखना, ठीक है। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। आप ये मेरी तरह डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना। आप पहले लिखो हेडिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सीपीपीआई, steps involved in CPPI on every rebalancing date. Steps involved in CPPI
on every rebalancing date. स्टेप 1 लिखना, स्टेप 1 रिवैल्यू इक्विटी. रिवैल्यू इक्विटी मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू प्राइस पर शेयर. ओके, रिवैल्यू इक्विटी. नीचे लिखना उसके स्टेप 2 रिवैल्यू बॉन्ड बाय कंपाउंडिंग एट आरएफ. आरएफ मतलब रिस्क फ्री रेट. रिवैल्यू बॉन्ड बाय कंपाउंडिंग एट आरएफ. अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो स्टेप 2 में आपको बॉन्ड की रिवैल्यूएशन नहीं करनी. जो पिछले रीबैलेंसिंग डेट के दिन जो बॉन्ड की वैल्यू थी वही वापस ऐड करना है. ठीक है, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक जहां पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और एक जहां नहीं दिया हुआ है. स्टेप 3 होगा टोटल एसेट. स्टेप 3 कैलकुलेट टोटल एसेट. स्टेप 1 प्लस स्टेप 2. स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 मतलब इक्विटी प्लस बॉन्ड. ये हो गया. अब मेरे पास टोटल एसेट, अब उसको यूज करके आपको स्टेप 4 लिखना है. यहां पे आप नीचे नीचे लिखते जाओ नोटबुक में. स्टेप 4 रिवैल्यू द फ्लोर. रिवैल्यू फ्लोर बाय कंपाउंडिंग एट आरएफ. फ्लोर को भी हमें इंक्रीज करना. वो पैसा हम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी वैल्यू भी हम बढ़ाते जाएंगे हर रीबैलेंसिंग डेट के दिन. रिवैल्यू फ्लोर बाय कंपाउंडिंग एट आरएफ. रिवैल्यू फ्लोर बाय कंपाउंडिंग एट आरएफ. फ्लोर भी बढ़ेगा ना. स्टेप 5 recalculate E is equal to M into bracket A minus F. Recalculate E is equal to M into bracket A minus F. Step 6 recalculate bond value. Recalculate bond value. Step 3 minus Step 5. सर स्टेप 3 क्या है? टोटल एसेट. स्टेप 5 क्या है? इक्विटी. तो बॉन्ड की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर. टोटल एसेट माइनस टोटल इक्विटी इस बॉन्ड वैल्यू. तो अब मेरे पास इक्विटी कितना चाहिए और बॉन्ड कितना चाहिए वो आ गया. 1 and 2 में इक्विटी और बॉन्ड कितना कितना अभी है वो आ गया. 1 and 2 मतलब कितना है. 5 और 6 मतलब कितना चाहिए. ओके, तो अब क्या करेंगे, 1 और 5 को कंपेयर करो. 1 में इतनी इक्विटी है मेरे पास, 5 में इतना चाहिए. तो जो चाहिए अगर ज्यादा होगा तो इक्विटी बाई करेंगे, और अगर चाहिए वाला इक्विटी स्टेप 5 वाला इक्विटी स्टेप 1 की इक्विटी से कम है तो उतना इक्विटी बेचेंगे. तो स्टेप नंबर 7 लिखना है ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम इक्विटी टू बॉन्ड. ओके, अगर स्टेप 1 का अमाउंट ज्यादा आ रहा है और 5 का कम आ रहा है मतलब आपको इक्विटी से बॉन्ड में ट्रांसफर करना होगा. अगर 1 कम आ रहा है 5 ज्यादा आ रहा है तो आपको बॉन्ड से इक्विटी में ट्रांसफर करना होगा. ठीक है, और वाइसा वर्सा बाय कंपेयरिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 5. इज इट राइट? स्टेप नंबर 1 एक बार वापस रिवाइज कर लो. रिवैल्यू द इक्विटी, उसके लिए आपको मार्केट प्राइस इनटू क्वांटिटी लेना है. स्टेप 2 रिवैल्यू द बॉन्ड. प्रीवियस रीबैलेंसिंग डेट के दिन जो बॉन्ड की वैल्यू थी उसको आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से उस पीरियड के लिए बढ़ा देना है. टोटल एसेट निकालना है. फ्लोर की वैल्यू रिवाइज करनी है, पिछले फ्लोर की वैल्यू लेना उसको आरएफ से बढ़ाना है. उसके बाद रिवाइज इक्विटी कितना होना चाहिए, रिकैलकुलेट इक्विटी, वापस वही फॉर्मूला M into A minus F. बॉन्ड कितना होना चाहिए, टोटल एसेट माइनस रिक्वायर्ड इक्विटी. फिर स्टेप 1 को 5 से कंपेयर करेंगे और चाहिए तो इक्विटी से बॉन्ड में या बॉन्ड से इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, नाउ विल टेक अ ब्रेक.